If sound is proper, then you can confirm. So am I audible to you guys? And the screen is there properly? Yeah, clear. That's thank you. So आगे बढ़ते हैं हम लोग वेक्टर्स को काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है. Particularly आपने ये लर्न किया how to calculate this cross product. So if you have been given two vectors A and B and you are supposed to find out A cross B, so you can use this determinant method. You can draw two vertical lines and you can write I cap, J cap, K cap. Then coefficients of first vector. Minded कि first vector की coefficients को पहले लिखना है जो कि यहाँ पर vector था. फिर लास्ट रो पे जो लिखना है वो सेकेंड वेक्टर के कोफिशिएंट्स को लिखना है. सो बेस्ड ऑन दिस फिर इसको एक्सपेंड करना है. एक्सपेंशन के लिए आपको क्या बताया गया, आप फर्स्ट आई कैप को पकड़ो और उस कॉलम उस रो को हटा दो, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो. A2 B3 माइनस A3 B2. फिर एक माइनस जे लगाने का. अल्टरनेट प्लस और माइनस चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस. जे की कॉलम को हटाने का और जे की रो को हटाने का. जो बचा उसको पहले ये क्रॉस करेंगे फिर ये क्रॉस करेंगे. सो दिस विल बिकम A1 B3 minus B1 A3 and finally go for the K cap. So when you are working for the K cap, so K का रो K का कॉलम चला जाएगा, इसको आपको क्रॉस करना होगा, अल्टरनेटिवली फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो दैट्स गोइंग टू बी लाइक A1 B2 minus A2 B1 और ये अपना आंसर हो जाता है. सो कभी भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि अगर हमको डॉट निकालना होता है तो लाइफ थोड़ी सी इजी रहती है, क्रॉस निकालना होता है थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कैलकुलेशन. सो लेकिन दोनों के अपने अलग अलग रूल्स हैं. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए आई कैप जे कैप के कैप जरूर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप के कैप नहीं आता है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है. सो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था. जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस वंस मोर, वार्म अप करने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. आपको डिटरमिनेंट से उसको सॉल्व करना है. हालांकि मैंने बोला था आप घर में ट्राई करेंगे, प्रोबेबली आपने किया होगा. फिर भी लिस्ट अपने पास एक वेक्टर दिया गया A which is I cap plus J cap minus K cap, और एक वेक्टर दिया गया है B which is 2I cap plus 2J cap minus 2K cap. आपसे पूछता है फाइंड A क्रॉस B. सो अपने को A क्रॉस B पता करना है. आप कॉपी कर लीजिए और whatever the method you like, I would suggest कि आप एक बार डिटरमिनेंट से भी सॉल्व कर लो. अपने पास दूसरा मेथड भी है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना. और भी मेथड है जस्ट लाइक कि क्रॉस करना और एक्सपेंड करना. कोशिश कीजिए और सभी का सेम आंसर आएगा, इसका मतलब है यू कैन डू कैलकुलेशन प्रिसाइजली. नो आंसर भाई नो. ये बहुत सिंपल एग्जांपल है. अभी थोड़ी देर बाद आप इसको देख करके आंसर दे दोगे, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी. But for the sake of calculation, we are thinking, okay, I'm getting a 0 as a response. 0 वेक्टर. Okay. Yes, अगर ये 0 आएगा तो 0 वेक्टर जैसा बोला जाएगा. आपने इसका डिटरमिनेंट बनाया होगा, एक्सपेंड किया होगा, आप पाओगे कि i के साथ 0 आएगा, j के साथ 0 आएगा, k के साथ 0 आएगा.
सो यू विल फाइंड कि ये नल वेक्टर हो जाएगा। अब ये इसको हम लोग मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया है, सिर्फ इसी को एक्सपैंड करना है, दैट्स ऑल, एनीबॉडी कैन डू दैट। डिटर्मिनेंट बनाएंगे कैसे वो एक बार मैं जरूर बना देता हूँ, इनके साथ फर्स्ट टाइमर है, आपको नहीं जम रहा कि ये डिटर्मिनेंट क्या स्टोरी होती है। मैथ्स में आप सीखेंगे इसको और डिटेल में। आपको क्या करना चाहिए, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, लाइंस बनाने का बेसिकली, एंड देन राइट आई कैप, जे कैप, के कैप, इसको पहला रो बोलेंगे। फर्स्ट वेक्टर के कॉफिशिएंट सेकंड में आएगा, तो ये आएगा 1 1 -1। सेकंड वेक्टर के कॉफिशिएंट्स लास्ट रो पे आएंगे 2 2 -2। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, इट विल टेक 1 मिनट में कंप्लीट करता है। इन दोनों को गायब करोगे, आपको मिलना चाहिए था -2 और -2, फिर -j कैप पर आओगे, ये कॉलम ये रो चला जाएगा, so it will be -2 again, -2 और j के कैप के बाद k कैप पर आओगे, इसको हटाओगे, सो बनेगा 2 -2। आप देखोगे कि i के साथ 0 आ रहा है, j के साथ भी 0 आ रहा है, k के साथ भी 0 आ रहा है, सब 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये नल वेक्टर बन जाएगा। सो हमारा नल वेक्टर आंसर हो जाएगा, वो 4 ऑप्शन देगा, कुछ में आई कैप, जे कैप, के कैप्स होंगे, कुछ में 0 होगा, तो जो 0 होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ अगर आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, ये बी वेक्टर को, सो बी वेक्टर को आप कैसा लिख सकते हो, बी वेक्टर को आप लिख सकते हो 2 इन कॉमन आई कैप, जे कैप माइनस के कैप, राइट, और ये कांस्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है वो ए वेक्टर लिखा हुआ है। सो इसका मतलब है कि हम बी वेक्टर को लिख सकते हैं सम कांस्टेंट टाइम ए वेक्टर, ये लेमडा कांस्टेंट है। तो अगर हम किसी वेक्टर को लेमडा टाइम दूसरा वेक्टर लिखते हैं, इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को कॉपी करने का, याद रखने का। तो मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, इफ b इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स a, वेयर लेमडा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, देन b वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर। तो कभी दो वेक्टर पैरेलल अगर प्रूफ करना हो आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये दिखा दो कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है और बराबर होता है। और जब कभी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, हम जानते हैं जब कभी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, दैट्स इंडिकेट्स व्हाट, a क्रॉस b मस्ट बी 0, b क्रॉस a मस्ट आल्सो बी 0। So in case we can identify two vectors are parallel, we can claim that their cross product will vanish. ये अलग से एक पॉइंट है, इसको आप कॉपी कर सकते हो। ये एग्जांपल था, उसी से एसोसिएटेड एक पॉइंट मिल गया अपने को। तो कई बार आपसे बोलेगा कि प्रूफ कीजिए कि ये दो वेक्टर पैरेलल हैं। तो तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 करें, या फिर हम ये शो कर दें कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से इंटीग्रल से मल्टीप्लाई, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके बनता है। ये नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, ये -2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। सो पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट को 0 करना होता है। कई बार आपसे पूछेगा कि बताइए पैरेलल है तो क्या होगा। अच्छा सोचो पैरेलल की कंडीशन निकालनी होगी, तो हम पहले उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसको 0 करेंगे। जब आप 0 कर रहे होगे तो ये भी टर्म 0 होगा, ये भी टर्म 0 होगा, ये भी टर्म 0 होगा। तो अगर आप फर्स्ट टर्म को 0 करोगे तो आपको एक कंडीशन मिलेगी, सेकंड को 0 करोगे एक भी कंडीशन मिलेगी, इसको 0 करोगे एक और कंडीशन मिलेगी। तीनों को एक साथ ट्रू होना चाहिए, क्योंकि i का कोएफिशिएंट 0 हो, j का 0 हो, k का 0 हो, तीनों 0 हो, ये गारंटीड होना चाहिए। मेकिंग सेंस? सो इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपने ये कॉपी कर लिया तो हम ये बोल सकते हैं कि एक और पॉइंट या इसी का एलैबोरेटेड पॉइंट आ जाएगा, if a vector is parallel to b vector, then क्या कंडीशन बनेगी, देन इट विल बी a1। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, डायरेक्टली लिखने से अच्छा है। इस टर्म को 0 करना है और एक एक टर्म को 0 करना था, ये बनना था a2 b3 माइनस a3 b2 को 0 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में आता है कुछ a1 b3 माइनस a3 b1 को 0 होना चाहिए, और a1 b
B2 वाला होगा A1 B2 माइनस A2 B1 को 0 होना चाहिए। इन तीनों को एक साथ 0 होना चाहिए ना। फर्स्ट अपने को क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से देखने को तो आपको पता चलेगा। अपने को कुछ ऐसा मिल रहा है A2 B डिवाइड बाई B2 शुड बी इक्वल टू A3 बाई B3। सेकेंड को कैसा लिखा जा सकता है, सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं A1 बाई B1 इज इक्वल टू A3 बाई B3। थर्ड को कैसा लिखा जा सकता है, can we write it as A1 by B1 is equal to A2 by B2? All the three are has to be true simultaneously. इसका मतलब है फाइनल कंक्लूजन क्या निकल आया, देन वी कैन से कंक्लूजन इज दिस A1 अपॉन B1 must be equal to A2 upon B2 must be equal to A3 upon B3. सो अगर ये कंडीशन आपको मिल जाती है, इसका मतलब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। This is the condition for two vectors to be parallel. कॉपी कर सकते हैं। अब आपको पैरेलल वेक्टर्स का कंडीशन पता चल गया, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का कंडीशन पता चल गया। जब कभी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना होता है तो आप उसके डॉट प्रोडक्ट को जीरो करोगे। जब दो वेक्टर्स को पैरेलल क्लेम करना होगा तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो करोगे। क्रॉस प्रोडक्ट में लेंथी कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस फाइनल रिजल्ट को याद रख सकते हो। सिंपली A1 B1 A2 B2 और A3 B3 को इक्वेट करके अपना आंसर आ जाएगा। एक माइनर सा क्वेश्चन यहाँ पे हेल्प करेगा आपको, तो मैं एक दे देता हूँ क्वेश्चन। लेट एक वेक्टर दिया गया अपने को A इज इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड B इज इक्वल टू आपको दिया जा रहा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस zk कैप। If A vector is parallel to B vector, then find possible values of x and z. Just you are not able to see the screen, so you can rejoin. मैं भी रीशेयर भी कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया है इसको आप ट्राई करो। दो वेक्टर्स पैरेलल क्लेम करने हैं और आपको दो अननोन दे दिए गए। आप दो अननोन भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि अपने पास दो इक्वेशन बने, बेसिकली एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट उतने लेंदी वे पे नहीं करने का, आप शॉर्टकट से जाओ, इस कंडीशन को अप्लाई करो और यहाँ से अपने को आंसर मिलेगा। ओके, इट्स गुड टू सी कि सभी के सेम आंसर्स आ रहे हैं। x4 आ रहा है और z 3/2 आ रहा है। आना भी चाहिए क्योंकि हम लोग सेम कैलकुलेशन करेंगे तो सेम आंसर आएंगे। आप डायरेक्टली बोलो x/2 must be equal to -2/-1 must be equal to 3/z। अब आप इन दोनों को एक साथ एसोसिएट करो तो आएगा x/2 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x मस्ट बी इक्वल टू 4। बाद में आप इन दोनों को एक साथ एसोसिएट करो तो 2 मस्ट इज इक्वल टू 3/z, so z must be equal to 3/2 in order to these two vectors to become parallel to each other. So that whiteboard is not visible. Whiteboard is not visible. Okay, मैं रीशेयर करता हूँ। ये कुछ टेक्निकल ग्लिचेस रहती हैं ऑनलाइन लेक्चर्स में।
Yeah, many of you are not able to see the screen. I'm resharing it, and let me confirm whether you are able to see. If you are able to see, then only I'm going to proceed further. Yes, sir. Now it's Yes. visible. आया चलेगा ठीक है तो मैंने क्या किया कि इनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज को बराबर किया क्योंकि ये कंडीशन होती है पैरेलल को प्रूफ करने के लिए और डायरेक्टली आप इसी रिजल्ट को यूज कर लोगे दो अननोन x निकल के आ जाएगा और z निकल के आ जाएगा चलता है तो इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा यू आर सपोज टू आंसर इट करेक्टली दैट्स द पॉइंट ओके नाउ क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन देखा था कि हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो बट अवॉइड क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि ये लेंथी जाता है एंड आपने देखा था प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक एप्लीकेशन है और भी कई सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एरिया निकालने के लिए सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल सो अगर आपको ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो आपके पास बहुत सारे मेथड हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैथ्स में आप लर्न करते हो वेक्टर्स को यूज करके भी हम बता सकते हैं कि कितना उसका एरिया आने वाला है तो एक नया मेथड भी आपके साथ आने वाला है लेट्स अपने पास एक वेक्टर ए और अनदर वेक्टर इज बी ये दो वेक्टर को आप इस तरह से रखते हो so you have been given vector a you have been given vector b this is the angle between the vector that's called theta ये दो वेक्टर्स हैं इस तरह से दिखाया जा रहा है इन केस आप बी पॉइंट का हेड और ए पॉइंट के हेड को ज्वाइन करा दो इन केस तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा तो ये हम बोलेंगे दिस इज अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स तो दो वेक्टर्स को मिला करके एक ट्राइंगल भी बनाया जा सकता है क्यों क्योंकि दोनों के टेल्स तो फिक्स हो गए यहाँ पर तो हेड भी लोकेशन फिक्स हो जाएगी उन फिक्स लोकेशन को आप ज्वाइन करा सकते हो तो एक ट्राइंगल बन जाएगा लेट्स इसको हम ओ नाम दे देते हैं इसको ए नाम देते हैं इसको बी नाम दे देते हैं तो ये ओ ए वेक्टर हो गया ओ बी वेक्टर हो गया और एक इधर वेक्टर भी है ए बी वेक्टर बना सकते हो आप इस ट्राइंगल का एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जा सकता है सो वी कैन राइट डायरेक्टली फिर प्रूव कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल का जो एरिया आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी अगर आपको ए वेक्टर गिवन है आई कैप जे कैप और अदरवाइज बी वेक्टर भी गिवन है तो आप ए और वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो उसका मैग्नीट्यूड निकालो सो ये क्या बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट राइट सो इस मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दो आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल पता चल जाएगा कॉपी कर लीजिए कैसे Sir, can आना we होगा prove? ये नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रूफ ऑफ इट सो एक बार प्रूफ कर लेंगे तो आपको गुड फीलिंग रहेगा और एक्सेप्ट करने में आसानी होगी सो वी नो कि ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक बेसिक फार्मूला अपने पास रहता है सो उस बेसिक फार्मूले से स्टार्ट करते हैं मैथ के फार्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी अगर आपको निकालना होगा सो यू विल प्रोसीड लाइक कि ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट ऐसा आपने चाइल्डहुड में पढ़ा होगा या अभी पढ़ रहे होगे जो भी है सो बेस किसी एक को बेस लेना है और एक हाइट का मतलब होता है वो जो अदर दूसरा वाला वर्टेक्स होता है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना सो लेट्स ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस थिंग बी और ओ ए को हम बेस ले रहे हैं ये जो परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है लेट्स से वो सी पे फॉल हो रहा है ये 90 डिग्री है इसको हम लोग एच हाइट बोल सकते हैं और ये बेस होता है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अपना काम हो जाता है नोटेशन के टर्म में लिखेंगे तो हाफ बेस का मैग्नीट्यूड ए है क्योंकि वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनाएगा और हाइट की वैल्यू हमने एच पकड़ लिया सो दैट्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल now we are interested to find this area in terms of cross product let's see how we can so cross product को हम जानते हैं कि a क्रॉस b अगर उसके मैग्नीट्यूड की आप बात करो तो डायरेक्शन चला जाएगा तो ये ए बी साइन थीटा बनता है ठीक है अब इस ट्राइंगल में आप एक ट्राइंगल कैच करो ट्राइंगल ओ सी बी ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा ओ सी बी यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को यूज करना है सो अपने लिए साइन फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस व्हिच इज ओ बी व्हिच इज बी
ये जो लेंथ है वो बी है मैग्नीट्यूड वाइज। अच्छा, अपने को बी थीटा की वैल्यू पता करनी थी, तो जो बी साइन थीटा यहाँ से निकल करके आ रहा है वो एच के बराबर आ रहा है। और ये तो अपना जानते हैं, तो हम जो एच की वैल्यू है उसको हम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया है दैट इज गोइंग टू बी हाफ ए इंटू एच, एच कैन बी रिटन एज बी साइन थीटा। फिर आपको ये याद आ जाएगा कि a इंटू बी इंटू साइन थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ a क्रॉस b होता है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हाफ, और इसको रिप्लेस करना है बेसिकली मॉड ऑफ a क्रॉस b। सो इन केस अगर अपने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पता है तो उससे हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, वी कैन से हेंस प्रूव्ड। एनीवे, प्रूफ करना आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये याद रखना भी जरूरी है, और इस तरह से आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। सो आपने लिखा सो ए क्रॉस बी विल गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यस यस। सो नेक्स्ट पॉइंट हम वो भी लिख लेंगे कि पैरेललोग्राम का भी एरिया आप निकाल सकते हो। प्रूफ सिंपल है, समझ में आ गया होगा। इन केस ओवर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते, कोई डाउट हो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट होगा कि अगर हम दो वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उसको भी हम क्रॉस प्रोडक्ट से उसका भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दो वेक्टर से हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं, यस। दो वेक्टर से हम लोग पैरेललोग्राम बना सकते हैं, यस। सो हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम यूजिंग टू वेक्टर्स। लेट्स से एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर बी है। इन केस वी हैव दीज टू वेक्टर्स वी कैन हैव अ पैरेललोग्राम एज वेल। हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और सेम लेंथ के होते हैं। इसका मतलब वो सेम वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी एक वेक्टर को एक लोकेशन से अगर आप दूसरे लोकेशन पे ले जाते हो विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर चेंज नहीं होता है। सो अगर आप एक यहाँ पे वेक्टर बनाते हो जो कि एक ही डायरेक्शन में है और एक ही मैग्नीट्यूड के बराबर है, इसका मतलब वो ए वेक्टर बन जाएगा। और एक वेक्टर अगर आप यहाँ पे क्रिएट करते हो तो वो बी वेक्टर बन जाएगा। सो पॉइंट इज this will also behave like a vector, this will also behave like b vector. So using two vectors twice you can create an structure geometry called parallelogram. सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। और इसी को हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, पैरेलल होंगी, ये आपस में इक्वल होंगी, पैरेलल होंगे। इस एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पढ़ सकते हैं, इस एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पढ़ सकते हैं, इस एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पढ़ सकते हैं। तो कई तरह से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पढ़ा जा सकता है। एनीवे, इसका अगर हमको एरिया कैलकुलेट करना हो सो क्या आएगा, उसके लिए रिजल्ट लिख लीजिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is going to be equal to mod of a cross b. So a cross b का अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो सो वो डायरेक्टली उसका एरिया बन जाता है। इसका प्रूफ काफी आसान है, वो आपको विजुलाइज करने से ही पता चल गया होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। आप क्या कीजिए, आप यू जस्ट डिवाइड दिस लाइक दिस, एक डायगोनल बना लो। आप नीचे वाला ट्राइंगल देखो तो ये ए और बी वेक्टर से बना हुआ ट्राइंगल है, उसका एरिया है। आप साइड वाला देखेंगे ट्राइंगल तो वो भी ए और बी वेक्टर से बना हुआ ट्राइंगल, उसका एरिया है। और ट्राइंगल का एरिया हम लोग समझ चुके हैं। सो वी कैन से कि जो एरिया पैरेललोग्राम आएगा वो दो ट्राइंगल के एरियाज का सम आ जाएगा। इज गोइंग टू बी इक्वल टू एरिया ऑफ द लोअर ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द अपर ट्राइंगल। तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं हाफ ए क्रॉस बी बनेगा और दूसरा भी हाफ ए क्रॉस बी बनेगा। आप ए क्रॉस बी बोलो या बी क्रॉस ए बोलो, मॉड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो माइनस का एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
तो अल्टीमेटली ये ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा, तो इसका प्रूफ हो जाएगा। So whenever area of a triangle or parallelogram is asked, इसका मतलब आपको ये समझना है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करने वाले हो, और वेक्टर्स आपको पता होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी आपने लर्न किया कि इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किया था या फिर यहाँ पे कहीं किया होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक बार फाइनल वेक्टर आ जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है। अंडर रूट लगाएंगे और आई कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट के स्क्वायर करते हैं, सो मैग्नीट्यूड आ जाता है। फ्यूचर में आप चल करके देखोगे कि हम कई बार एरिया को एज ए वेक्टर भी ट्रीट करते हैं। आप देखोगे जब हम लोग डीप में फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, सो वी विल बी यूजिंग एरिया एज अ वेक्टर। यहाँ पर एरिया स्केलर जैसा होता है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, बट उसको हम वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं। तो जब कोई वेक्टर जैसा ट्रीट करने की बात आए तो उसका डायरेक्शन में हम यहीं से डायरेक्शन निकालेंगे। अब देखो, अगर जैसे ये ट्राइंगल है ना, इसमें ट्राइंगल की अगर डायरेक्शन पूछी जाए एरिया की, तो डायरेक्शन किधर आएगी, ए के परपेंडिकुलर आएगा, बी के परपेंडिकुलर आएगा। ए और बी के परपेंडिकुलर होने का मतलब है जिस प्लेन पर ट्राइंगल बना होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सो इसका मतलब है एरिया की डायरेक्शन जो होगी वो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर आएगी। तो फ्यूचर में जब कभी हम आपको रिकॉल कराएंगे कि हम एरिया को वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब है एरिया की डायरेक्शन कौन सी ले रहे हैं, एरिया की वो डायरेक्शन चूज करेंगे जो एरिया के परपेंडिकुलर होगा। एरिया एक सरफेस बनाएगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर को हम डायरेक्शन बोलेंगे एरिया की, और वो कौन सी होगी फिर क्रॉस करके पता कर लेंगे। यहाँ पर भी इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर जाएगा। आपने लिखा सर बट वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड व्हिच डजंट हैव डायरेक्शन नाउ। यस, यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं क्योंकि अभी हमारे लिए एरिया एक नंबर है। जैसे आपसे कोई बोलता है रेक्टेंगल का एरिया निकालो, तो आप वेट और उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करके बताते हो, डायरेक्शन नहीं बताते हो। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी की होता है। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एरिया भी एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे चल करके जब हम डीप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे तो हम लेंथ को भी वेक्टर बना सकते हैं अपने पर्पस के लिए, और एरिया को भी वेक्टर बना सकते हैं अपने पर्पस के लिए। अगर किसी क्वांटिटी को आपको वेक्टर बनाना है तो उसको एक डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम डायरेक्शन देने की जरूरत की बात करेंगे तो उसकी डायरेक्शन कैसे असाइन करेंगे वो मैंने आपको बताया। तो अगर हमको एरिया की डायरेक्शन असाइन करनी पड़ी, देना पड़ा किसी पर्पस के लिए, तो हम कौन सी डायरेक्शन देंगे। जैसे अपने पास एक ये ट्राइंगल बना, इसको देखो, ये ट्राइंगल बना और इस एरिया की हमको डायरेक्शन देनी है, सपोज कर ले देनी है, क्या पर्पस है वो बाद में पता चलेगा। तो इसकी डायरेक्शन हम क्या एक्स एक्सिस बोले, वाई एक्सिस बोले, जेड एक्सिस बोले, क्या बोले, तो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हम बोलेंगे कि उस एरिया को, एरिया एक सरफेस होगा, उस सरफेस को आप वॉच करो और सरफेस का एक परपेंडिकुलर देखो। सरफेस का जो भी परपेंडिकुलर होगा वो एक ही होगा। इसका मतलब है वही डायरेक्शन हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। हाँ, अब परपेंडिकुलर में 2 डायरेक्शंस होती है, एक आउटवर्ड होती है, एक इनवर्ड होती है। आउटवर्ड और इनवर्ड में कौन सी चूज करनी है वो तो बात की बात है, बट हम डायरेक्शन जरूर असाइन कर सकते हैं। सो वो फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी। अभी आपसे कोई पूछता है एरिया कैसा क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ कैसा है, स्केलर है। वॉल्यूम कैसा है, स्केलर है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं वो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दैट मींस स्केलर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ही होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। टाइम हैज अ डायरेक्शन आपने पूछा है, नहीं, टाइम के पास डायरेक्शन नहीं होता है क्योंकि टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि वो लेफ्ट राइट अप साइड डाउन साइड किसी भी डायरेक्शन में जा सके। वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब होता है उस वेक्टर को हम किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट कर सके। अगर हमारा इंटरेस्ट है एक्स डायरेक्शन में तो हम एक्स डायरेक्शन में ले जाएं, वाई डायरेक्शन में ले जा सके। अगर हम सभी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं तभी उसकी डायरेक्शन हम मानते हैं। टाइम यूनिडायरेक्शनल है, कभी हम बैक साइड नहीं जा सकते। सपोज कर लीजिए हमको लास्ट कल की क्लास जो हो चुकी है उसको देखना हो, तो हम लास्ट क्लास के टाइम पे नहीं जा सकते बिकॉज इट हैज गॉन। सो टाइम इज स्केलर बिकॉज इट इज यूनिडायरेक्शनल। आपने फिर लिखा है व्हाट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गिविंग एरिया एज अ डायरेक्शन, दैट्स अ गुड पॉइंट।
There are several applications. I don't know whether you will be able to understand at this stage, but there are n number of applications. Let me tell you one. आगे एक क्वांटिटी आती है, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा phi is equal to E dot dA. So dA is area vector, E is electric field, phi is a flux. तो फ्लक्स को मेजर करने के लिए हम एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ती है हमको. सिमिलरली मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करने के लिए जरूरत पड़ती है. तो ये जो टर्म्स हैं थोड़े से टफ होंगे आपके लिए, क्योंकि अभी तक आप उसे यूज टू नहीं हो. लेकिन जब टाइम आएगा तो मैं डेफिनेटली बताने वाला हूँ कि एरिया को डायरेक्शन दिया जा सकता है. तो आप याद रखो, एरिया को डायरेक्शन दिया जा सकता है, लेंथ को डायरेक्शन दिया जा सकता है, और उनको वेक्टर बनाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर. लेकिन होते कैसे हैं? स्केलर होते हैं. फिर आपने लिखा है इफ एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी देन व्हाई वी डज नॉट कैलकुलेट बाय डॉट प्रोडक्ट. एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, और हर स्केलर क्वांटिटी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट से निकालें ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे हमको एरिया निकालना है तो हम लेंथ को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, विड्थ के साथ. तो यहाँ पे लेंथ भी हमारा स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है. तो स्केलर के मल्टीप्लीकेशन से स्केलर आता है, और वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से भी स्केलर आता है. तो आपको अगर कभी कोई स्केलर क्वांटिटी बनानी होगी प्रोडक्ट से, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे. आप दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई कर लो तब भी आपका आ जाएगा, दो वेक्टर का डॉट कर लो तब भी आ जाएगा. अब कौन स्केलर से आता है कौन वेक्टर से आता है वो डिपेंड करता है वो क्वांटिटी किस बात पे, किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है. जैसे वर्क है, वर्क हमारा फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. अब ये दो वेक्टर हैं तो हमको डॉट करना पड़ता है. अगर हमारा वर्क डिपेंड कर रहा होता है एरिया पे और लेंथ पे, जैसे डेंसिटी है बेसिकली, डेंसिटी को आप देख लो, डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है. तो अब हम यहाँ पे हमको डॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास भी स्केलर है, वॉल्यूम भी स्केलर है. तो स्केलर स्केलर के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से हम डेंसिटी बता सकते हैं. जबकि वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो फिर हमको डॉट करना पड़ता है या क्रॉस करना पड़ता है प्रोडक्ट के टाइम पे. चलेगा. एक और अच्छा एप्लीकेशन है इसका. मैं अब का एक डाउट था, मैं उसी डाउट को यहाँ पे लाता और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, कई सारे एग्जाम में आता है. इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो केवल क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर की स्टडी से ही. आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है. थोड़ा सा कॉमन सेंस है, और जितना अभी तक आपने पढ़ा है, ये टफ क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में कई बार आता है, उसका भी आप आंसर दे सकते हो. मैं पढ़ के सुनाता हूँ और सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान से समझिए. ये अपने अब में से किसी ने डाउट ग्रुप में भेजा था. अच्छा क्वेश्चन है. ये बोलता है कि एक फोर्स है, लैंग्वेज फिजिक्स की है, और केवल वेक्टर का एप्लीकेशन है. कैसे? ये बोलता है एक फोर्स है जो किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस फॉर्मूले से दिया जाता है. एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है. सो फोर्स आपको दिया जा रहा है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आया हुआ है, और एक दो वेक्टर का सम भी है. तो दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, वी आर एडिंग द टू वेक्टर्स. फर्स्ट वेक्टर इज ई टू क्यू, और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है. ये जो नाम है वो आप समझ लीजिए, क्यू को चार्ज बोलते हैं, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और एफ फोर्स है. सर अब को वहां पे आपको, ब्रैकेट क्रॉस बी पे वो हाँ वो हम क्यू लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, लगा भी दे, क्योंकि क्यू एक नंबर है. इट्स जस्ट लाइक कि टू इंटू वी लिखा हो ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टू इन ब्रैकेट वी, क्योंकि टू के साथ कोई डॉट और क्रॉस नहीं चलता है, टू एक नंबर है. तो नहीं जब सर, अगर नंबर होगा, वैसे हाँ ब्रैकेट लगा दिया तो फिर क्यू को बी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, चलेगा इसलिए बोल रहे चलेगा. देखो हाँ, समझा समझा आपका पॉइंट, अच्छा पॉइंट है वैसे. जैसे टू इंटू वी क्रॉस बी लिखा हुआ, लेकिन क्यू एक नंबर है ना, क्यू स्केलर है, ये आप समझते हो. वो 2 3 4 5 एक नंबर आने वाला है, कोई भी नंबर होगा. तो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तब भी उसकी वही मीनिंग आएगी, ऐसा लिखते हैं तब भी वही मीनिंग आएगी, और ऐसा लिखते हैं तब भी वही मीनिंग आएगी.
देखो क्या होता है ना कि किसी नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो ना आप, तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है और नंबर की डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन बदल सकती है। तो बाद में मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करो, स्केलर के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्केलर को आप आगे मल्टीप्लाई करो, बाद में मल्टीप्लाई करो, चलता है। हाँ, लेकिन वेक्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, वेक्टर के साथ फिर गड़बड़ हो जाएगा। वेक्टर को हमको ध्यान देना पड़ता है। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैं आपके पॉइंट को और इलेबोरेट कर देता हूँ। सपोज कर लीजिए क्यू की जगह वहां पर कोई ए वेक्टर लिखा होता और ये वी क्रॉस बी लिखा होता, ऐसा लिखा होता, तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है उसने बताया नहीं। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए उसने क्रॉस लगा भी दिया होता है तो फिर हमारे लिए फिर से चिंता का विषय होता है कि उसने ये नहीं बताया कि पहले इनको मल्टीप्लाई करना है या फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। तो वेक्टर में मैटर करता है। और स्केलर नंबर के मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हो ना कि अगर सपोज कर लिए 5 को आगे से 2 मल्टीप्लाई करो या 5 को पीछे से 2 मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो मैं इसको, ये जो ब्रैकेट वाला पॉइंट था वो आप मान के चलो कि हम वेक्टर्स का क्रॉस था, इसलिए क्रॉस को हमने एक साथ लिखा हुआ है। अब इसलिए ये दिखा दिया ताकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट नजर आ जाए। एनीवे, ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको इनकी डेफिनेशन या मीनिंग समझना थोड़ा सा भारी पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसको फिजिक्स में समझने वाले हैं। अभी आप केवल वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। इसने बोला है कि ई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और v फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आप पढ़ चुके होगे कभी ना कभी, v को वेलोसिटी बोलते हैं। चार्ज भी आपने देखा होगा, q को चार्ज बोलते हैं। e अगर आपने नहीं देखा तो e इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का g होता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का e होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का b होता है। अब ये फील्ड्स क्या हैं, ये बहुत बड़ी स्टोरीज हैं। इन पर पूरा का पूरा चैप्टर है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का चैप्टर होगा, एक मैग्नेटिक का चैप्टर होगा। लेकिन ये टफ क्वेश्चन को हम लोग वेक्टर से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप समझते हैं? ये बोलता है सपोज ई एक वेक्टर है, वेक्टर लगा हुआ है, और बोलता है ई किस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ई को अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एक वेक्टर है हमारे लिए जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। आप उसको ई बोलो, पी बोलो, क्यू बोलो, क्या फर्क पड़ता है, वेक्टर को हम इस तरह से दिखाते हैं। फिर आपसे बोलता है कि बी अलोंग वाई एक्सिस है, तो एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम बी है, वो वाई एक्सिस की तरफ है। तो ये दो वेक्टर अपने को नजर आ गए। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, नो डाउट, लेकिन समझने लायक है इस स्टेज पर भी। इसके बाद बोलता है कि इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड वी शुड द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है। आप जानते हो नेगेटिव होता है तो फिर वो डायरेक्शन बदलता है, किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर की डायरेक्शन बदल देता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, has to be sent so that net force becomes zero। तो पॉइंट इज कि जो नेट फोर्स है यानी एफ की वैल्यू है ये जीरो हो जाए। तो अपने को क्या करना है, इसको जीरो करना है। समझ में आता है? इसको जीरो करके इस वी की डायरेक्शन हमने को बतानी है। जब आप इसको जीरो करोगे तो ये क्यू जो है वो कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, चला जाएगा, कट जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये तो जीरो नहीं है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, ई प्लस वी क्रॉस पी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। फिर इसके बाद में अपने को v की डायरेक्शन बतानी है। अब ध्यान से सोचो कि अपने को v क्रॉस b चाहिए। v क्रॉस b की वैल्यू यहां से हमको e आ जा रही है। आपको क्या नॉलेज है ई बी वी का, वो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज है या नहीं। अब ध्यान से देखो, v और b का क्रॉस करने से हमको माइनस ई मिल रहा है। माइनस ई का मतलब हुआ ई की डायरेक्शन के अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि v एक ऐसी डायरेक्शन में होना चाहिए सो दैट v और b का क्रॉस प्रोडक्ट e के डायरेक्शन के अपोजिट चला जाए। e की डायरेक्शन का अपोजिट का मतलब हुआ ये डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हमको क्या मिलना चाहिए, इस डायरेक्शन में हमको v क्रॉस b मिलना चाहिए। नाउ अभी जो हम लास्ट के 2-3 लेक्चर से लर्न कर रहे हैं वो यही लर्न कर रहे हैं कि अगर हमको दो वेक्टर्स पता हो तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम निकाल देते हैं। अगर दो वेक्टर अपने को पता हो तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम पता कर लेते हैं। अब इसी का एप्लीकेशन,
इसने अब इस समय हमको क्या पता है, इस समय हमको एक वेक्टर पता है और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पता है, तो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए अपने को। अब अपने को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, ये थोड़ा सा रिवर्स है। तो अब आप इमेजिन करो कि अगर आपको दूसरा वेक्टर और इस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इसी प्लेन पर आ रहा है, इसका मतलब है कि v को इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना बनता है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब या तो इनटू द प्लेन होगा या तो आउट ऑफ द प्लेन होगा। अब आप एक बार इनटू लेकर के क्रॉस प्रोडक्ट करो बी के साथ और देखो क्या ये डायरेक्शन बनेगी। अगर इनसाइड नहीं जा रहा होगा तो फिर आउटसाइड लेकर के क्रॉस प्रोडक्ट करो वी के साथ में, फिर देखो क्या ये डायरेक्शन बनेगी। जिसके साथ बन जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि वी हमारा अंदर की तरफ होगा, तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे, बी की तरफ कर्ल करेंगे। तो अगर हमने अंदर को फिंगर्स रखा, बी की तरफ कर्ल किया, तो आप देखोगे वो इधर की तरफ जाएगा थंब हमारा, जबकि हमको इधर चाहिए था, अपोजिट चाहिए था। इसका मतलब ये इनसाइड नहीं हो सकता है, किधर आएगा, आउटवर्ड। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड आ जाएगी। अब आउटवर्ड से वी क्रॉस बी करो, फर्स्ट वेक्टर की राइट हैंड डायरेक्शन रखो और फिंगर्स को रखो, बी की डायरेक्शन कर्ल करो, तो थंब इधर आ जाएगा। इससे अपने को पता चल गया कि वी की डायरेक्शन किधर होना चाहिए। इसने पूछा है कि व्हाट डायरेक्शन स्पीड शुड बी देयर। तो स्पीड की जो डायरेक्शन होनी चाहिए थी, दैट मस्ट बी इन द जेड डायरेक्शन, और वो भी प्लस जेड डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आया तो अपना काम हो गया। दैट मीन्स हम एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को केवल वेक्टर से आंसर दे सकते हैं। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डीप नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ, आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है जी। तो ये क्रॉस सर प्रोडक्ट का एक अच्छा एप्लीकेशन है। यस सर, वी आउटवर्ड कैसे आया, एक बार एक्सप्लेन करो ना। ओके, मैं फिर से बोल देता हूँ। आपको ये पता है, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पता है कि अगर हमारे पास ए वेक्टर इधर हो, बी वेक्टर इधर हो, तो ए क्रॉस बी किधर आता है, तो आप बोलोगे इस केस में ए क्रॉस बी बाहर की तरफ आएगा राइट हैंड रूल के हिसाब से। अब इसी का थोड़ा सा स्वैप वर्जन है, अपोजिट वर्जन था। उसने डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की दे रखी है और एक वेक्टर की दे रखी है, दूसरा वेक्टर आपसे पूछ रहा है। तो कौन कौन से वेक्टर दे रखे, फिर से वापस आते हैं। बी वेक्टर दे रखा है और वी क्रॉस बी की हमको डायरेक्शन पता करनी है। आपको अगर लास्ट क्लास का एग्जांपल याद हो, तो हमने आपको एक वेक्टर ऐसे बनाया था अंदर की तरफ और एक वेक्टर ऐसा बनाया हुआ था लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में। तो जब इन दोनों का क्रॉस करना था तो हमने कहा था कि इसका परपेंडिकुलर स्क्रीन पे लाई करेगा, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक डायरेक्शन मिलनी थी, राइट। तो इसका और देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर आ रहा है वो इसी प्लेन पर आ रहा है और वो पी के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अगर फाइनल आंसर हमारा इधर आ रहा है तो दूसरा वेक्टर किधर रहा होगा, या तो अंदर की तरफ रहा होगा क्योंकि ये 90 डिग्री से ऑलरेडी है, तो v से भी परपेंडिकुलर होगा, तो v इसके अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा स्क्रीन से। फिर आपने राइट हैंड रूल को यूज किया, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रखा, बी की तरफ कर्ल करने की कोशिश की। ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी पड़ेगी क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता। तो अगर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अंदर की तरफ करो और बी की तरफ कर्ल करो, तो थंब आपका ई की तरफ जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए था। अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स ऊपर की तरफ करते हैं फिर बी की तरफ कर्ल करते हैं, तो हमारा थंब लेफ्ट की तरफ जाएगा। यही अपने को चाहिए था। तो इससे अपने को ये डायरेक्शन पता चल जाती है। हाँ, क्यू कैसे कैंसिल हो गया उसके बारे में मैंने थोड़ा सा जल्दी में लिख दिया था। आप इसको कैसे लिखो, क्यू कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आएगा, ई प्लस वी क्रॉस बी, क्योंकि वो तो दोनों से कॉमन हो गया, इक्वल टू 0। तो फिर इस क्यू को 0 से डिवाइड कर देंगे। तो जब क्यू को 0 में डिवाइड करेंगे, 0 में डिवाइड करेंगे, तो 0 में कोई भी नंबर डिवाइड करो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो फिर ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे अभी देखो मैंने एरो नहीं लगाया, चलता है क्योंकि हमारा पर्पस था कि वो वेक्टर है इसलिए। और प्रिसाइज लिखना हो तो आप लगा भी सकते हो। तो इसलिए क्यू 0 के साथ गायब हो गया, ये बचा, फिर इसको आपने ये लिख लिया, फिर यहाँ से अपना काम हो गया। हाँ, क्यू 0 नहीं है क्योंकि उसने बोला ना, एक चीज बोली है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब क्यू 0 नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते थे या तो क्यू 0 होगा या फिर ये 0 होगा, लेकिन क्यू तो 0 है नहीं,
इसलिए इसी को 0 होना पड़ेगा जो ब्रैकेट वाला टर्म है। नो, आई हैवंट अज्यूम्ड q as 2। वो एक एग्जांपल के लिए आपको बताया था कि q एक नंबर होगा, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट वाज एक्सप्लेनेशन कि वो ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, उसके लिए बोला था q कैन बी एनी नंबर, सो इट्स नॉन जीरो, इसलिए इसका कोई यूज नहीं रहेगा इस इक्वेशन में। आप देखो ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। q 0 नहीं है, q 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने बोला पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है। Is it possible for us to answer the question part of the second part? हाँ, we can also give the second part as well. As of now, इस स्टेज पर without studying magnetic field and electric field, आप second part का भी आंसर दे सकते हो। कैसे? कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था इसलिए इसको मैंने वैल्यू कर दिया। और इसके बाद आप देखो कि ये जो नंबर बराबर हो रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन को देख करके तो आपने डायरेक्शन निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू ले लो, टेक द मॉड बोथ साइड। सो ये बनेगा वी बी साइन थीटा, और ये बनेगा ई। अपने को पता करना है v की मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड आएगा e डिवाइड बाय b साइन थीटा। अब आप देखो, आपको पता क्या करना है, आपको v की मिनिमम वैल्यू पता करनी है। सो आप चाहते हो v की मिनिमम वैल्यू मिले, तो आपको इसका मिनिमम वैल्यू पता करना पड़ेगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स है, डायरेक्शन में थीटा बदल रहा होगा। सपोज अगर आपको इसका मिनिमम निकालना है, तो ओवरऑल का अगर मिनिमम निकालना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना होगा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा वेरी कर रहा है, साइन थीटा को मैक्सिमाइज करना होगा। कैन यू थिंक ऑफ कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है। इसका मतलब अगर इसको मैक्सिमाइज कर पाओगे तो फिर ये बन जाएगा। तो हम सेकेंड पार्ट का भी आंसर दे देंगे बाय यूजिंग कॉमन सेंस, लिटिल नॉलेज ऑफ मैथ्स एंड द नॉलेज ऑफ वेक्टर। सो वेक्टर के नॉलेज से हम फर्स्ट का आंसर दे दे रहे हैं, और सेकंड का भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को स्टडी करके हम आंसर दे दे रहे हैं। सो मैनी टाइम क्या होता है ना, फिजिक्स में जो डीप क्वेश्चन लगता है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को दिखा करके कॉम्प्लिकेटेड दिखाता है, वो बेसिकली बेसिक चैप्टर वेक्टर से मिलके बना होता है, और उसके नॉलेज से हम उसको आंसर दे सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं आया है, यू कैन री वॉच इट, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग आगे भी करने वाले हैं, डेफिनेटली करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इन केस यू आर गेटिंग इट पार्शियली और कंप्लीटली, ये आपको बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में। ओके, सो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी स्टोरीज पढ़ी, उसके एप्लीकेशन को देखा, और काफ़ी टाइम लिया। ये फ्यूचर में हेल्पफुल है, इसलिए टाइम देना वर्थ है। आपने कुछ पॉइंट लिखा कि क्या वेक्टर डिवाइड क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको डायरेक्शन से डिवाइड करना डिफाइन नहीं किया गया है, डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना डिफाइन किया गया है। तो आप ऐसा बोलोगे कि वेक्टर को डिवाइड करना डिफाइन ही नहीं किया गया है, और हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना डिफाइन किया हुआ है। वेक्टर मतलब डायरेक्शन, so that is not defined, division has not been defined। फिर आपने पूछा है इन जनरल विल द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाँ, वो एक फिजिक्स का नॉलेज है। फिजिक्स का जब आप नॉलेज लर्न करोगे तो आगे आपको पता चलेगा कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। कोई भी रेडिएशन होता है तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नॉलेज की अपने को जरूरत नहीं थी, उसने खुद ही बोला ई इधर है, बी इधर है, तो वो परपेंडिकुलर बोल रहा है, उसका अपना पर्पस है। यस, जो लाइट्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके पीछे बैकग्राउंड में ये स्टोरी चल रही होती है, इसलिए ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे चल रहा होता है वो फ्यूचर की स्टोरीज है, उसमें हम लोग सीखेंगे। अभी अगर आप उसको नहीं भी समझते हो चलता है। फिर आपने लिखा ए एंड बी आर वेक्टर्स, हाउ are we divided? We are not dividing the vectors. Oh, no, we are not dividing the vectors. Keep eye open. What we are doing, we are writing this. See there, we have not divided the vectors. What we are doing is we are finding the magnitudes of them. Once we have found the magnitude, they become the number. Because डायरेक्शन उससे अलग कर लिया गया, वो मैग्नीट्यूड हो गया। एक बार मैग्नीट्यूड हो गया, फिर आप डिवाइड कर सकते हो।
ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, numbers can always be can already be defined, can always be defined divided. So यहाँ पर हमने नहीं लिखा, ये वेक्टर इक्वेशन है, यहाँ पर आपको डिवीजन नहीं नजर आएगा. फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर एक नंबर है. अब देखो कैसा होगा, मैं आपको समझाता. अब वेक्टर को भी थोड़ा सा और टाइम लगेगा आपको. ये ई कैसा होगा? ई कुछ ऐसा होगा, मैं बताता. ई होगा 2i कैप, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. बी कुछ होगा 4j कैप. तो ई वेक्टर के साथ आई कैप आता है. तो अगर ई वेक्टर इज 2i कैप, तो हाउ मच ई इज? ई इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर. हाउ मच इज बी? बी इज 4. So can we divide 2 and 4? Of course we can divide. We can always divide the magnitudes. We can multiply the magnitudes. We can add or subtract the these numbers. But what we cannot do, we cannot do this. E vector divided by V vector. If somebody writes this is a wrong. That means if somebody says I cap divided by J cap, that's become issue. Got it? सो फाइनल आंसर को सपोज कर लीजिए, एक ऑप्शन में फाइनल आंसर ऐसा दिया हो, ई वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर. आप इसको बोलोगे ये रॉन्ग है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है. लेकिन जब उसने वेक्टर नहीं निकाला, लिखा और मैग्नीट्यूड लिखा, बिल्कुल होता है. तो ये जो नोटेशंस है ना, ओवर द टाइम आपको डाइजेस्ट करने पड़ेंगे. ऐसा आपको अपीयर हो सकता है कि आपको वेक्टर आता है, लेकिन जब तक ये नोटेशंस डाइजेस्ट नहीं करोगे प्रॉपरली, मिस्टेक होने का चांस रहेगा. और वही अपने को अवॉइड करना है. So writing E is a different, writing E vector is a very, very different. Both are entirely different stories. Okay. So this question would help you to digest कि किस तरह के questions को हम vector से deal कर सकते हैं. ये toughest है vector का application. बस इतने level तक अपने को जाना था. इसके beyond की अभी जरूरत नहीं है. अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको पिक किया. ओके, सो बाय नाउ वी हैव कवर्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन ऑल फॉर्म. इसके बाद एक दो पॉइंट्स और बचते हैं थोड़े से बेटर लेवल के लिए, तो उनको भी मैं कवर कर लूंगा. सो वी विल टेक वन मोर लेक्चर ऑन वेक्टर सो दैट वी आर कंफर्टेबल कंप्लीटली. एंड उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करेंगे. We have 5 minutes, so in 5 minutes हम लोग एक छोटा सा पॉइंट है उसको समझ लेते हैं. आपने डाउट ग्रुप में एक क्वेश्चन भी डाला हुआ है, वो क्वेश्चन आप वहां से सॉल्व कर ले जाओगे. समथिंग कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस. शॉर्ट में उनको डीसी बोलते हैं. ये भी मैथ्स में आप डिटेल में लर्न करोगे कभी ना कभी. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज कर लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर की हमको डायरेक्शन बतानी है किस डायरेक्शन में है. तो अभी तक हम लोग क्या करते थे कि उस वेक्टर की डायरेक्शन को थीटा के टर्म में बताते हैं और कैप के टर्म में बताते हैं. बिल्कुल बताते हैं. आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में बताना हमारे लिए हमेशा के लिए अवेलेबल है, कभी भी हम उसको यूज कर सकते हैं. लेकिन जब हम थीटा के डायरेक्शन में बताते थे, आपको अगर याद हो, तो हम केवल उसको एक्स एक्सिस से बताते थे या वाई एक्सिस से बताते थे. लेकिन हमारा वेक्टर अगर 3 डायमेंशन में है, लेट से हमारा ये वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर है वो इस तरह से गिवन है, a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k. इसका मतलब ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है. तो डीसीज को हम लोग तब यूज करते हैं, डीसीज को हम लोग तब यूज करते हैं जब 3 डायमेंशनल की बात हो रही होती है. ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ना. इमेजिन ये 3 डायमेंशन में है, मैं 2 डायमेंशन में दिखा रहा हूँ लेकिन ये 3 डायमेंशन है. तो एक्स से एक एंगल बनाएगा अल्फा, उसको हम अल्फा बोलेंगे. वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे बीटा. जेड एक्सिस से इसका जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे गामा. So alpha, beta, gamma, they are the angle made by the vector with the x-axis, y-axis and z-axis respectively. Now, जब 2 डायमेंशन में होता था तो आप देखते थे कि सपोज के लिए आपका एक वेक्टर है और ये x-axis है और ये y-axis है. ये 2 डायमेंशनल स्टोरी है. अगर आपको ये एंगल 30 दिया जाए तो आप ये एंगल इजीली बता दोगे कि कितना होगा, क्योंकि आपको पता होता है ना कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है एक्स वाई प्लेन पर या फिर कोई भी 2 डायमेंशनल प्लेन की अगर आप बात करो तो. हाँ, लेमिस थ्योरम को भी हम लोग बात कर लेंगे, अगर टाइम बचता है तो आज ही कवर कर लेंगे. लेमिस थ्योरम इससे कवर हो जाएगी बेसिकली, इसी से इसको उसमें हेल्प आ जाएगा. सो ये जो 2 डायमेंशनल स्टोरी होती है उसमें ये एंगल 60 डिग्री बनता है.
दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। दैट मीन्स अगर एक को नाम अल्फा देते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस एंगल का नाम बीटा देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। आइडिया यहाँ पर है कि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, क्या उनका सम 90 डिग्री होगा या क्या होगा, वो समझने का। तो पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ, बाद में उसको प्रूफ कर लेंगे। रिजल्ट क्या है, अल्फा बीटा गामा 3 डायमेंशन से बन रहे हैं, तो उनका सम 90 नहीं होगा, उनका सम 180 नहीं होगा, उनका सम इस तरह से नहीं जाएगा। कैसे जाएगा, तो रिलेशन क्या होता है, सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। अल्फा बीटा गामा के बारे में लिखता हूँ, अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल मेड बाय a vector with coordinate axis x, y and z axis respectively. इसमें विजुअलाइजेशन की अपने को जरूरत पड़ती है। तो अगर ये अल्फा बीटा गामा को हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच के से बना हुआ एंगल मानते हैं वेक्टर का, तो फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको बोलते हैं दे आर डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस नाम से भी क्लियर है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं वेक्टर की, और कोसाइन लगाया हुआ है, कॉस वैल्यू लगाई हुई है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, सो दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। दैट मींस कोसाइन को यूज करके हम लोग डायरेक्शन को बता रहे होते हैं। नाउ रिलेशन क्या होता है, सो रिलेशन ये आता है, देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. So when alpha, beta, gamma are angle made by the vector from the corresponding x, y, z axis, cos alpha, cos beta, cos gamma will be called direction cosines, और उनके स्क्वायर का सम 1 होता है। कई बार इसको cos alpha को हम लोग L से लिख लेते हैं, और cos beta को हम लोग M से लिखते हैं, और इसको N से लिखते हैं। तो हमारे लिए बन जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। L का मतलब cos अल्फा, M का मतलब cos बीटा, N का मतलब cos गामा। सर ये एलिमेंट स्टैंडर्ड है, प्रूफ कर लेंगे। हाँ, ये स्टैंडर्ड मैथ्स में आप पढ़ोगे, ये चैप्टर मैथ्स में भी है। 3D नाम का एक चैप्टर होगा, उसमें जनरली आप LMN ही यूज करोगे, तो स्टैंडर्ड में हम लोग LMN यूज करते हैं। फिजिक्स में जनरली वो LMN को अवॉइड करेगा, वो cos अल्फा cos बीटा cos गामा बोलेगा, तो आप इन्हीं को फॉलो करोगे। लेकिन कभी अगर आपसे बोलता है कि डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, इसका मतलब L का मतलब cos अल्फा है, M का मतलब cos बीटा है, N का मतलब cos गामा है। Understood? It will take 1 minute to complete this proof, and then we will wind it off. Proof बहुत छोटा सा। हम जानते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, एक तो A वेक्टर है और दूसरा x एक्सिस है। सो हम A वेक्टर एंड आई कैप के बीच का एंगल निकालेंगे। और आपने पढ़ा था कि अगर उस एंगल को अल्फा दिया गया तो cos अल्फा कैसे लिखा जाता है, A वेक्टर डॉट आई कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। मैं क्या लिख रहा हूँ, आपको याद है, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, दो वेक्टर के बीच का एंगल A डॉट B डिवाइड बाई A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड। दूसरा वेक्टर हमने आई कैप लिया हुआ क्योंकि x एक्सिस है, x एक्सिस मतलब आई कैप हो गया। अब इसके साथ आप आई कैप से डॉट करोगे तो आपको ऊपर A1 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ A हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ I कितना होगा, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ये हमारा cos अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर ये cos अल्फा आ गया तो क्या हम cos बीटा भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हम cos गामा भी निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। cos बीटा की वैल्यू बनेगी A डॉट J कैप डिवाइड बाई मॉड ऑफ A। I के J के मैग्नीट्यूड 1 होता है, सो ये बन जाएगा A2 डिवाइड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सिमिलरली मैं इसी में लिख देता हूँ, हालांकि बहुत ऑब्वियस है, A वेक्टर डॉट A वेक्टर और K वेक्टर के बीच Z डायरेक्शन के बीच का एंगल पता करते हैं। K क्या, तो cos गामा आएगा, cos गामा आ जाएगा आपके पास A डॉट K डिवाइड बाई मॉड ऑफ A मॉड ऑफ K। मॉड ऑफ K की वैल्यू 1 है, इसलिए इसको मैं नहीं लिख रहा,
ये बनेगा a3 डिवाइड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। नाउ if you consider cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, so you will find कि सबका डिनोमिनेटर आपका क्या बनेगा, कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट चला जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बनेगा, फर्स्ट का a स्क्वायर आएगा, दूसरे का b स्क्वायर आएगा, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा, वो a1 a2 था, नोटेशन मैंने चेंज कर दिया, मैं फिर से लिखता। डिनोमिनेटर वही रहेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर फर्स्ट से आएगा, a2 स्क्वायर सेकंड से आएगा, a3 स्क्वायर थर्ड से आएगा। सबका सम कितना हो जा रहा है, कॉपी कर लीजिए। सो यहाँ से प्रूव हो जाता है। सो डायरेक्शन कोसाइंस में क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, दैट्स कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, दैट्स अ प्रूफ। मैं स्लाइड आपको भेज दूंगा, वहां से आप कॉपी कर लेना। कोई क्वेश्चन और डाउट बचा हो तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फाइंड इट आउट द वेक्टर कंप्लीटली, लैमिस थ्योरम को बता देंगे, और हायर लेवल के प्रोडक्ट जो होते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं। अभी आपने 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखा, 3 का कैसे हैंडल करते हैं, 4 को कैसे हैंडल करते हैं, n को कैसे हैंडल करते हैं, वो भी बता देंगे। So it will be completed once and for all. Okay. So it seems like you got it. Thank you then. Have a great day.